अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि ज़री तरक्याती बैंक में जो एमसीओ की जॉब्स आई हुई थी उसके इंटरव्यू स्टार्ट हैं। कुछ बैच के इंटरव्यू हो चुके हैं, कुछ के इंटरव्यू सुबह हैं। इस तरह बलूचिस्तान वाली साइड पे, कोयटा की साइड पे 18, 19, 20 इस तरह अपडेट आई है। तो काफ़ी लोगों के इंटरव्यू जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी कुछ लोगों के इंटरव्यू अभी होने हैं। तो जो रूटीन में डेली क्वेश्चन हो रहे हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ एक तो वो शेयर करूँगा। दूसरा, कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर इनका इंटरव्यू के बाद क्या पैटर्न होता है, मेरिट कैलकुलेशन किस तरह होती है, इंटरव्यू के बाद फर्दर हमें फ़ौरन क्या डिग्री अटेस्टेड करवा लेनी चाहिए एचईसी से। तो ये 2-4 चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले कुछ लोगों के मुझे जो है वो मैसेज आए थे, कह रहे थे कि सर इस दफ़ा तो इंटरव्यू ऐसी लग रहा है जैसे फार्मेलिटी है। 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन और जॉब में क्यों आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बात का आंसर आपको दे दूं कि जिन लोगों को लगता है कि फ़ॉर्मेलिटी है या हमसे तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। आज एक कैंडिडेट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमें तो 30 सेकंड का इंटरव्यू हुआ है कि मैं इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा जी कि क्या नाम है आपका, मैंने अपना नाम बताया। उन्होंने पूछा जी कि कहाँ से आप, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट बताया। तो इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं आप, मैंने वो बताया। तो उन्होंने कहा कि कोई एक्सपीरियंस है आपका, तो मैंने बताया बस ठीक है जी जाएँ। तो मतलब कुछ कैंडिडेट्स इस तरह इंटरव्यू हुए हैं। कुछ कैंडिडेट के इंटरव्यू जो हैं वो उनसे वो मुतमईन है कि हमारा तो इंटरव्यू अच्छा हुआ है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करता हूँ इस वीडियो में कि सबसे पहले, जिस तरह मैंने अपनी 1-2 वीडियोस में भी बताया था, मेरिट कैलकुलेशन पैटर्न इनका क्या है। तो एक चीज़ बहुत अहम है इस जॉब में कि जिस डिस्ट्रिक्ट तहसील से आप बिलोंग करते हैं, क्या उस डिस्ट्रिक्ट तहसील में ZTBL की ब्रांच फ़ॉल करती है और उस डिस्ट्रिक्ट तहसील में ZTBL की ब्रांच में सीट्स हैं या नहीं है। अब जब ये सीट्स अनाउंस हुई थी तो अगर आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट में पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि ऑल पाकिस्तान लिखा हुआ था कि आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल पाकिस्तान से। ग्रेजुएशन बेस पे थी, मैक्सिमम लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया था। अब 300 सीट्स पूरे पाकिस्तान से हैं, 502 ब्रांचेज़ हैं ZTBL की पूरे पाकिस्तान में। मतलब अगर हम ओवरऑल डिवाइड करें तो एक ब्रांच में एक MCO की भी सीट नहीं है। ये रेशो आप देख लें। तो हर डिस्ट्रिक्ट से, हर जोन से, हर रीजन से जितने वैकेंसी होती हैं उस हिसाब से इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाता है और उन सीट्स के इवज़ ही उनके इंटरव्यू होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस डिस्ट्रिक्ट तहसील से आप बिलोंग करते हैं वहाँ ZTBL की ब्रांच है या नहीं है, और वहाँ पे सीट्स हैं या नहीं है, वहाँ पे MCO की वैकेंसी है या नहीं है। अब एक एरिया जहाँ MCO की वैकेंसी नहीं है, वहाँ से कुछ कैंडिडेट अगर टेस्ट पास करके क्वालिफ़ाई करके आए हैं तो साफ ज़रा उनके इंटरव्यू, और एक ऐसा एरिया जहाँ से कैंडिडेट सीट अवेलेबल है और वो वहाँ का कैंडिडेट है, तो उसके इंटरव्यू में डिफरेंस होगा। अब जहाँ पे आपको लगता है कि ये, मुझे लगता है कि इंटरव्यू में फ़ॉर्मेलिटी वो पूरी कर रहे हैं, तो वो फ़ॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे। उनको आइडिया है कि जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जिस तहसील से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे कैंडिडेट जो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आए उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सीट्स कम है, तो हम उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाना। दूसरी चीज़, जब ये इंटरव्यू के बाद फर्दर मेरिट कैलकुलेशन होगी और आपको डॉक्यूमेंट की ईमेल आएगी, तो आप लोग देख लेंगे कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। कुछ लोगों को लगता था कि इंटरव्यू फार्मेलिटी हो रहे हैं, लेकिन उनको ईमेल आ गई थी। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ऐसा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपके टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने लिखा था कि एग्री ग्रेजुएट को प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपका कोई फील्ड का एक्सपीरियंस है, उसके बाद जो आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है, इंटरव्यू में आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था, ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ों की बेस पे ही कैलकुलेशन की जाएगी मेरिट की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है वो यही है कि जिस एरिया डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, कैंडिडेट कितने हैं, उस हिसाब से।
दूसरी चीज़, आज इंटरव्यू हुए हैं विहाड़ी में, हुए हैं मुल्तान में, लाहौर वाली साइड पे। तो वहाँ इंटरव्यू जो है ज़ूम पे इंटरव्यू हुए हैं। हेड ऑफिस की टीम जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करती है ज़ूम पे। तो इंटरव्यू के जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट साइट्स पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। 2-4 क्वेश्चन जो कॉमन थे वो यही थे, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं, उसके बाद कितने सिबलिंग्स हैं, उसके बाद जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, इस बैंक में क्यों आना चाहते हैं, अपनी डिग्री को इस बैंक के साथ रिलेट करें। ये 5-7 क्वेश्चन कॉमन थे जो रैंडमली हर दूसरे कैंडिडेट से, तीसरे से पूछे गए। अपना इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, ZTBL में क्यों आना चाहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। इसके अलावा जैसे कि अगर आप कोई चीज़ क्लिक कर जाती है, उनको फर्दर भी आगे उन्होंने कुछ बड़े टेक्निकल से भी क्वेश्चन किए हैं कैंडिडेट से। जैसे कि जिन लोगों की फ़ाइनेंस की डिग्री थी या MBA की डिग्री थी, उन लोगों से उन्होंने कुछ टेक्निकल बैंकिंग के भी क्वेश्चन किए हैं कि टर्म डिपॉज़िट क्या होता है, डिपॉज़िट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, काइबर क्या होता है, मार्कअप क्या होता है, CIB क्या होती है। ये भी क्वेश्चन उन्होंने जो हैं वो रैंडमली लोगों से किए हैं। उसके बाद जो लोग एग्रीकल्चर से जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर की थी, उनसे उन्होंने रबी क्रॉप्स का पूछा, ख़रीफ़ क्रॉप्स का पूछा। उसके बाद जो है वो उन्होंने MCO की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी। ये पूछा कि लोन बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितनी ज़मीन पे आप कितना लोन दे सकते हैं, मेजर क्रॉप्स आपके एरिया की कौन सी हैं। उसके बाद करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद कुछ एब्रीवेशन पूछे उन्होंने, मार्कअप और काइबर का पूछा। फिर उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया व्हाट इज़ इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग क्या है। फिर उन्होंने एक कैंडिडेट से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ बैंक, बैंक क्या है, बैंक की डेफिनेशन क्या है, ठीक है जी। उसके बाद फिर उन्होंने व्हाट इज़ चेक, चेक का भी उन्होंने पूछा कि चेक जो है वो क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, क्रॉस चेक क्या है। मतलब जिनके बैंकिंग जिसकी डिग्री थी उस तरह के उससे क्वेश्चन पूछे गए। एग्रीकल्चर वालों से ख़ासकर उन्होंने कोई टेक्निकल भी क्वेश्चन पूछे हैं। एक कैंडिडेट से उन्होंने कॉटन का साइंटिफिक नाम पूछा था, वो भी इस वजह से पूछा, उसकी रिसर्च जो थी वो कॉटन पे थी, MPhil की। अब उन्होंने कहा कि MPhil जो है वो मेरा कॉटन के फ़लाँ पेस्ट में मेरी रिसर्च थी, तो उन्होंने कहा कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरह। तो कुछ कैंडिडेट्स है उन्होंने जो है वो फ़ॉरेस्ट के हवाले से भी क्वेश्चन किए कि पाकिस्तान के कितने जो है वो एरिया फ़ॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, पाकिस्तान के डेज़र्ट के नाम पूछे। इस तरह कुछ लोगों की जिनकी जनरल डिग्रीज़ थी, जैसे कि पाक स्टडी की होगी, इस्लामियत वगैरह, उनसे उन्होंने कोई तारीख़ के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन पूछे। और एक कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि सर मुझसे उन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे, 8-10 मिनट मेरी उनसे डिस्कशन हुई है। तो क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछे, कहता सर कि मेरा मेज़ान बैंक का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैंने क्वालिफ़िकेशन बताई। फिर उन्होंने कहा कि आप करंट क्या करें, तो मैंने कहा मेज़ान बैंक में जॉब कर रहा हूँ एज़ आ इंटर्निंग। तो 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट था, तो अभी मेरा जुलाई में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन किया कि वहाँ आप ऐसा क्या काम करें, तो उसने कहा सर बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं जो है वो बिज़नेस पे काम कर रहा हूँ, जैसे उनकी क्रेडिट कार्ड सेल करना, डिपॉज़िट देना, इस तरह करंट अकाउंट्स पे काम कर रहा हूँ। अब ये उसने अपने इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपना एक्सपीरियंस बताया। अब उन्होंने फिर उससे कोई कहता है कि सर 8-10 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो मुझसे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। अब उनका क्वेश्चन था कि बैंक, उससे पूछा व्हाट इज़ बैंक, व्हाट इज़ चेक, फिर क्रॉस चेक, फिर उससे क्वेश्चन किया उन्होंने कि लायबिलिटी क्या होती है, बैंक लायबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, या बैंक लायबिलिटी के बारे में कभी आपने सुना है। तो अब चूँकि वो बैंकर था, उसको पता था, मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में इसको बता देता हूँ। लायबिलिटी वो होती है, अगर लायबिलिटी को हम उर्दू में इसका मीनिंग समझें तो समझें ये
वाजिबुल अदा है। इसका मतलब सिंपल मतलब कि जो बैंक ने वापस करने हैं, वापस अपने कस्टमर को अदा करने हैं, ये है लायबिलिटी। एसेट्स क्या हैं? बैंक उससे ये क्वेश्चन पूछा, एसेट्स और बैंक एसेट्स और बैंक लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो अब इसका मैं आपको समझाता हूँ, बैंक एसेट्स और बैंक लायबिलिटी क्या होती है। ज़री बैंक को सामने रख के हम बात करते हैं। आपसे एक फार्मर लोन लेने के लिए आया, आपने उसको लोन दे दिया 10 लाख का। अब उस फार्मर ने हमें 10 लाख प्रिंसिपल वापस करना है और उस पर जो साल का मार्कअप बना है वो भी वापस करना है। ये बैंक का एसेट है कि बैंक ने किसी दूसरे को कैश पेमेंट दे दिया, अब हमने उससे लेनी है, मार्कअप भी लेना है। ये बैंक का एक एसेट बन गया कि बैंक ने उससे वापस करना है, उससे क्लेम करना है। लायबिलिटी क्या है? आपका एक कस्टमर था, उसने बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवाया, उसने 10 लाख आपके पास अपना डिपॉज़िट रख दिया कि मुझे अभी नहीं ज़रूरत, 10 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा है तो मैं 2 मंथ बाद निकाल लूँगा। अब ये बैंक पे लायबिलिटी है कि ये बैंक ने उसको वापस करना है। ये 2 चीज़ें हैं और ये कमर्शियल बैंक्स की टर्म है, लेकिन चूँकि उसका एक्सपीरियंस था बैंकिंग का तो इसलिए उन्होंने उससे पूछ लिया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि इस तरह आपके एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन वो जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, अब एक कैंडिडेट था, उसकी एग्रीकल्चर की डिग्री थी और उसका एमफिल था एग्रीकल्चर में। उससे टेक्निकल क्वेश्चन किए उन्होंने एग्रीकल्चर के। तो उससे क्या क्या क्वेश्चन किए, उन्होंने कहा कि जो वीट है, वीट क्रॉप है, हमारी मेजर क्रॉप है, तो इसकी सालाना एवरेज क्या है पाकिस्तान में। वीट क्रॉप की पर एकड़ पर मन के हिसाब से कितनी एवरेज है पाकिस्तान में। अब उसने पंजाब में नहीं पूछा, सिंध में नहीं पूछा, बलूचिस्तान में नहीं पूछा, उसने ओवरऑल का पाकिस्तान में। अब देखें, पंजाब एरिया जो है मेजॉरिटी वीट काश्त करता है, सिंध भी है, लेकिन जो हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इनको भी पाकिस्तान में अगर शुमार करते हैं हम, इस पे मेजर क्रॉप्स वीट नहीं है। अब ओवरऑल पूछी तो इसका जो सूटेबल आंसर था, करेक्ट आंसर था, वो है 27-28 मन पर एकड़। अब हमारे पंजाब में तो 60 मन भी ले रहे हैं लोग, 50 मन भी लेते हैं, तो लेकिन उसने पाकिस्तान की पूछी तो वो 27-28 मन पर एकड़ है। ये बड़ा टेक्निकल उसने क्वेश्चन किया है। फिर उसने कहा कि जो देसी काटन होती है और अमेरिकन काटन होती है, इसके पौधे की पहचान कैसे की जा सकती है। अगर 1-1.5 मंथ की फसल खड़ी है तो इसके पौधों की पहचान कैसे होती है। अब फ़िज़िकल करैक्टर से इनकी पहचान हो सकती है, आप जो है वो गूगल भी कर सकते हैं देसी काटन अमेरिकन काटन की पिक्स। तो देसी काटन और अमेरिकन काटन अगर सेम डेट को इसकी सोइंग है तो जो देसी काटन है इसका जो साइज़ होगा, कद होगा, वो ज़्यादा बड़ा होगा और अमेरिकन काटन का कद छोटा होता है। फिर उसके पत्ते, उसका जो बॉल है, उसकी शक्ल भी और तरह की होती है, जो अमेरिकन काटन है इसकी और तरह की होती है। अब ये उस एग्री ग्रेजुएट से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो ये मैं आज के कल के ओवरऑल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है हर कैंडिडेट से इतनी लंबी डिस्कशन हो, लेकिन आप लोगों ने ख़ुद ही इंटरेस्ट डेवलप करना होता है कि जब आप बैठते हैं, कुछ आंसर आपके उनको अच्छे लगते हैं तो फर्दर वो आपसे चाह रहे होते हैं कि हम इससे ये क्वेश्चन पूछें, देखते हैं कि इसको ये आंसर इसका पता है कि नहीं पता। अब जब ये 2 क्वेश्चन हो गए, फिर उन्होंने उससे पूछा कि सिल्क वर्म जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में या पाकिस्तान में ओवरऑल सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क वर्म, इसके बारे में आप बताएं कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है इसकी। तो अब चूँकि इसके बारे में हर बंदे को नहीं पता होता ज़रा, ये एक एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर की ब्रांच है, फर्दर उससे ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो
जिस तरह हनी बीज की रेयरिंग है, इसको बी कीपिंग कहते हैं, इस तरह सेरीकल्चर है, सिल्क वर्म की रेयरिंग। तो हनी बीज की तो एपीकल्चर जो बड़े वसी पैमाने पे इसका बिज़नेस होता है, लेकिन सेरीकल्चर सिल्क वर्म का उस लेवल पे हमारे पाकिस्तान में नहीं है। एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा इससे अपने एग्रेरियन लड़के से, कि जो हमारी पोटैटो क्रॉप है इसका एक तो बताएं कि सोइंग सीज़न क्या है और हार्वेस्टिंग सीज़न क्या है, और दूसरा इसका सीड रेट पर एकड़ क्या है। जो पोटैटो आलू की क्रॉप है वो शायद उससे इस वजह से पूछी गई कि वो उस एरिया से बिलोंग करता था, ये साहिवाल वाली साइड पे, अपर पंजाब से आरफ वाला इस साइड पे शायद यहाँ पोटैटो की काश्त ज़्यादा होती है। तो उससे पूछा गया कि इसकी पर एकड़ सीड कितने केजी चाहिए या कितने मन चाहिए। तो आपको भी पता है कि पोटैटो जो है उसकी बड्स होती हैं, उसी की सोइंग की जाती है। तो उसने फिर बताया मन के हिसाब से। उसके बाद उन्होंने इसका सोइंग रबी ख़रीफ के हवाले से पूछा, तो ये ख़रीफ की क्रॉप में शुमार होती है, उससे ये भी क्वेश्चन उन्होंने किया। अच्छा जी, अब एक कैंडिडेट और था एग्री ग्रेजुएट, उससे उन्होंने क्वेश्चन किया कि तीन रबी और 3 ख़रीफ क्रॉप के नाम बताएं। तो रबी ख़रीफ का मैंने आपको बताया हुआ है, रबी का मौसम 15 नवंबर से 15 मार्च और ख़रीफ का मौसम 16 मार्च से 14 नवंबर तक होता है। तो रबी में वीट है हमारे पास, कैनोला है, शुगर केन है, मेज़ है। ख़रीफ में कॉटन है, शुगर केन ख़रीफ है, उसके बाद राइस है, इस तरह। अच्छा जी, एक और अब जनरल जिनकी डिग्री थी, एक फ़ीमेल थी, उनकी बॉटनी की डिग्री थी। तो उसने कहा कि आप इस अपनी जो डिग्री को किस तरह बैंकिंग सेक्टर से या ZTBL से रिलेट करते हैं। तो उसके पास अच्छा आंसर था, उसने कहा जी कि बॉटनी प्लांट साइंस है, तो प्लांट की साइंस ही एग्रीकल्चर है। अगर आपको प्लांट साइंस पता है तो आप एग्रीकल्चर को बेहतर समझ सकते हैं, किस तरह प्लांट की फिजियोलॉजी क्या है, किस तरह प्लांट का वाटर इनटेकिंग पैटर्न सिस्टम है, फर्टिलाइज़र इनटेकिंग पैटर्न सिस्टम है, प्लांट किस किस स्टेजेस से गुज़रता है, किस स्टेज पे उसको क्या चीज़ चाहिए। तो ये सारी बॉटनी के हवाले से ही चीज़ें हैं। तो अब देखें उसका आंसर इस तरह था। तो फर्दर आगे एक मैम ने उनसे क्वेश्चन किया कि वीट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, वीट की सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक वीट प्लांट कौन कौन सी स्टेजेस से गुज़रता है। अब देखें ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था कि उस फीमेल ने अपनी डिग्री को जब रिलेट किया तो उसने कहा कि हम फार्मर को बेहतर गाइड कर सकते हैं, कौन सा पौधा कौन कौन से स्टेजेस से गुज़रता है, किस स्टेज पे उसको खाद चाहिए, पानी चाहिए, किस स्टेज पे उसको मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसने इस तरह रिलेट किया, अपनी तरफ से अच्छा आंसर दिया। अब उसने फर्दर उससे काउंटर क्वेश्चन किया कि वीट हमारी मेजर क्रॉप्स है, आप लोग इसको देखते भी होंगे डेली बेसिस पे, हर जो है वो तहसील डिस्ट्रिक्ट में इसकी सोइंग होती है, गुज़रते आते जाते। तो इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ग्रोथ स्टेजेस कौन सी हैं इसकी सोइंग से हार्वेस्टिंग तक। तो अब वीट इसकी 4 स्टेजेस हैं, आप गूगल भी कर लीजिएगा। सबसे पहले जब हम इसकी सोइंग करते हैं तो पौधा जो है वो शगुफ़े फूटते हैं, इसके पौधा सामने आता है। तो उसके बाद टिलरिंग स्टेज इसकी शुरू हो जाती है। 3rd पे फ्लावरिंग, जहाँ पे जो है वो सिट्टा बनना शुरू हो जाता है। इस तरह चौथी जो है वो स्टेज इसकी जब पकना शुरू हो जाती है। तो इनके प्रॉपर नाम है, बोटानिकल
टर्म्स में मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसकी 4 स्टेजेस होती हैं सोइंग में। सबसे पहले जब पौधा ज़मीन से निकलता है उसका प्रॉपर नाम है। फिर दूसरी टिलरिंग है, जब इसको कहते हैं कि पौधा झाड़ मार रहा है, झाड़ मारना। तीसरी फिर इसमें जब सिट्टा बन रहा होता है। चौथी फिर हार्वेस्टिंग के करीब जब ये पक जाती है। तो इस तरह इसकी 4 स्टेजेस हैं। इस तरह हर क्रॉप की डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनसे वो गुज़रते हैं। ये फिर आपको काउंटर क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसको भी आपको फेस करना पड़ता है। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी डिस्कशन थी। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंटेशन का बता दूं कि क्या HEC से डिग्री अभी अटेस्टेड करवानी है या उसका क्या तरीकाकार होता है। तो लास्ट टाइम का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो पैटर्न रहा था वो ये था कि सेम इसी तरह इंटरव्यू हुए थे। उसके बाद जो है वो जितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट उन्होंने करना था कर लिया था। तो लास्ट टाइम रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था टेस्ट का, इस दफ़ा नहीं हुआ। लास्ट टाइम इंटरव्यू का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, इस दफ़ा भी नहीं होगा। तो जो सिलेक्ट होंगे फर्दर कैंडिडेट आगे सिलेक्शन के लिए, उनको ईमेल आ जाएगी कि आप फर्दर इस तरह शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट हमें भेजें। तो आपने डॉक्यूमेंट उनको फ़िज़िकल फॉर्म में अब भेजना होंगे। उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपके जो है वो, मैं रिपीट कर देता हूँ कि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, इंटरव्यू जब हो गए थे उसके महीने डेढ़ बाद आप लोगों को, जो लोग सिलेक्ट हो गए थे उन्होंने उनको कहा था कि आप अपने डॉक्यूमेंट हमें भेजें। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। अभी निभाफ आपसे या ZTBL आपको ईमेल करेगा 10-15 दिन बाद जब इंटरव्यू हो जाएंगे कि डॉक्यूमेंट भेजें। उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में सबसे पहले क्या होता है, उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट में CNAC होता है, आपका डोमिसाइल होता है, मैट्रिक से ऑनवर्ड आपकी जो हैं वो क्वालिफ़िकेशन डिग्रीज़ होती हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर होते हैं। उसके बाद जो है वो 2 रेफरेंस लेटर होते हैं, आपने किसी गेस्टेड ऑफिसर से या बैंकर से साइन करवा के उनको देने होते हैं। उसके बाद जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपने अपने DHQ से, THQ से या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, उससे बनवाना होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपनी जो है वो लास्ट डिग्री जो है वो HEC से अटेस्टेड करवा के दें। अब चूंकि हर कैंडिडेट को पता है कि उसका इंटरव्यू किस तरह हुआ तो HEC से डिग्री अटेस्टेड करवाने का एक प्रोसेस है और उसकी फ़ीस है, तो हर बंदा अभी नहीं करवा सकता। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी अभी डिग्री नहीं है, उन्होंने DMC बेस पे किया। तो इस तरह इस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। तो जिन कैंडिडेट्स की डिग्री हैं और उनको लगता है कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो तो अपनी ये चीज़ कंप्लीट कर लें। तो जिन कैंडिडेट्स को अभी इशू हैं तो वो वेट कर लें। आपको जब डॉक्यूमेंट की ईमेल आएगी तो आपको 5-7 दिन का जो है वो टाइम मिल जाएगा। अब उसका बेहतरीन हाल तो ये होता है कि जब आपको ईमेल आए और वो आपको सिलेक्ट के लिए कह दें कि ये डॉक्यूमेंट भेजें, तब आप फ़ौरन ऐसे करें कि HEC के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई कर दें डिग्री अटेस्टेशन का। और वो चालान और वो जो डिग्री की कॉपी है और HEC पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेके ZTBL को जब डॉक्यूमेंट भेजें तो वो भी साथ भेज दें। साथ रिटर्न में लिख दें कि इस तरह हमने डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई की हुई है, फ़िलहाल मैं आपको यही डिग्री दे रहा हूँ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग या जिस तरह मेरी डिग्री वेरीफाई हो के आएगी मैं आपको भेज दूँगा। या अगर आप अभी करवाना चाहते हैं तो अभी पोर्टल पे अप्लाई करके आप जो है वो डिग्री करवा लें। अब इसमें भी ये इशू है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो उनकी डिग्री जब वो देते हैं कैंडिडेट को, स्टूडेंट को, तो उनकी डिग्री पहले से वेरीफाई होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उनकी डिग्री पहले वेरीफाई नहीं होती। अब कोई अगर ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी डिग्री उन्होंने जब आपको दी है वो पहले से वेरीफाई नहीं है, तो वो पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद जो है वो आप HEC से वेरीफाई करवाएंगे, HEC से अटेस्टेड करवाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से थी। तो HEC के पास जब मैं डिग्री अटेस्टेड करवाने गया, चूँकि ZTBL को हमने ओरिजिनल डिग्री नहीं देनी होती, अपनी डिग्री की एक कॉपी अटेस्टेड करवा कर देनी होती है। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद वालों ने जब डिग्री दी तो उस पर वेरीफाई की स्टैंप नहीं लगी हुई थी, उस पर सिर्फ गवर्नर या चांसलर के साइन थे। तो जब मैं HEC के पास डिग्री और उसकी फ़ोटो कापी अटेस्टेड करवाने गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई नहीं है, तो आप अपनी डिग्री और अपनी जो है डिग्री की एक फ़ोटो कापी पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाएं। तो फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी गया, वहाँ पर मैंने अपनी डिग्री की एक फ़ोटो कापी करवाई।
उस फ़ोटोकॉपी को मैंने कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन से वेरीफाई करवाया। इस तरह मेरी डिग्री और मैंने डिग्री की एक फ़ोटोकॉपी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवा ली। अब मैंने ये डिग्री और इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर चला गया एचईसी के पास। एचईसी ने मेरी डिग्री भी अब वेरीफाई कर दी, उसको अटेस्टेड कर दिया, और उस जो मेरे पास फ़ोटोकॉपी थी वो भी उसने अटेस्टेड कर दी। अब ये वाली फ़ोटोकॉपी मैंने अपने मुतल्लिका बैंक को दे दी। इस तरह जो है वो मेरी डिग्री अटेस्टेड उनके पास चलेगी। सब ज़रा ओरिजिनल आपने नहीं देनी होती, आपने अटेस्टेड डिग्री देनी होती। तो ये ज़रूरी है, जब तक आप अपनी डिग्री अटेस्टेड नहीं देंगे, अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है तो आपकी पहली सैलरी तब तक नहीं आएगी जब तक आप जो है वो अपनी डिग्री अटेस्टेड नहीं देंगे और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ये 2 चीज़ें कंपलसरी हैं। बाकी अपने डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ पूरी रखें। इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी हैं। फर्दर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप जो है वो व्हाट्सएप पे मुझसे जो भी इंफॉर्मेशन हो ले सकते हैं। तो अब तक यही अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। बाकी इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट पूछ रहे थे कैंडिडेट क्या क्या चाहिए, तो वो आपके पास अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। मैट्रिक टू ऑनवर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाएं, साथ एक सेट जो है फ़ोटोकॉपी का भी ले जाएं। उसके बाद जो ईमेल आई हुई है जिसमें वेन्यू, डेट, टाइम वगैरह लिखी है उसका भी प्रिंट ले जाएं। यही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अभी डिग्री अटेस्टेड की ज़रूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट की ईमेल आ जाएगी, फर्दर उनको फिर जो है वो ये चीज़ें चाहिए, वो अपना उस हिसाब से तैयारी करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। बाकी कुछ लोग ड्रेसिंग का पूछ रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो ड्रेसिंग का मैं बता दूं, मेल के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो यही है कि आप 3 पीस पहन के चला जाएं, अच्छे पैंट कोट में, जीन्स वगैरह इस तरह, ट्राउज़र, टी शर्ट, इस तरह इन चीज़ों से परहेज़ करें। बाकी अगर आप पैंट शर्ट रेगुलर नहीं पहनते तो फिर आप अच्छे से कलर का सूट पहन के साथ वेस्टकोट या ड्रेस कोड पहन लें। ड्रेस कोड जो होता है ना, कोट, ड्रेस कोड वो पहन लें, वो भी अच्छा जो है वो लगता है। वास्कट पहन लें, वो सबसे बेहतर है। फ़ीमेल अबाया, वेल वगैरह पहन के जा सकती हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं है। बाकी आपकी ड्रेसिंग, आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक एक चीज़ वो नोट कर रहे होते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि बस वो फार्मेलिटी करें, लेकिन उनका तजर्बा होता है, उनका एक्सपीरियंस होता है। वो जब आप इंटर करके चेयर पे बैठते हैं उसी टाइम ही देख लेते हैं कि इस बंदे में कितनी काबिलियत है। ठीक है जी, अब तक के ये लिए बेस्ट।